रजनी अच्छा लिखती है, उसको और बढ़ाओ। सेलिया तुम भी बहुत अच्छा लिखती है। तेरा एक ही था ना सेलिया? हाँ, दोनों चार्ट को अलग अलग करो, मिक्स मत करो। और जब ये चार्ट को तुम बताइए ना, तो इसका चार्ट, दो चार्ट को तुम इस चार्ट को जब कर रही है, एक लाइन बता दो कि भाषा परिवार के बारे में। उसके बाद दो एक लाइन बिहारी बोली परिवार का बता दो। उसके बाद इस चार्ट को दोनों को अलग अलग करो। बाकी तुम्हारा ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट डाली थी इसमें, पर्दा पड़ता है। ठीक है, यहाँ निपात नहीं होता, अपनिहित ही होता है। ठीक है, अच्छा लिख रही है। इसी तरह और कोशिश करते रहो, सब कोई अच्छा कर सकता है। रजनी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। और अच्छा हो सकता है। रेनू, सीमा, सीमा कौन है? तुम है? लो, अरे तुम्हारा कॉपी नहीं लिखा है, चेक हुआ है। हरीश, रेनू, रेनू, तेरा कॉपी वाला चेक नहीं हुआ, लगता है दब गया होगा। आशीष, हाँ अच्छा, दूसरा वाला जो पार्ट का था नहीं दी थी मुगल। अच्छा अच्छा, इसके साथ ये कंटिन्यू था ना? अच्छा अच्छा, इसीलिए छूटा हुआ होगा। लो आशीष, और बेहतर हो सकता है आशीष, थोड़ा सा मेहनत करेगा बेहतर हो जाएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सीमा इसको रखते हैं अभी। हाँ, रेनू, लो, यहाँ पे तुम जो क्लियर लिखी है, बोली, व्याकरण, भाषा, लिपि, ये क्लियर नहीं है। कोई बोली के बाद अगला रूप तो लिपि ही आता है ना, तब ना बोली को ध्वनि के रूप में लिपि के साथ लिपिबद्ध कर देंगे तो वो ध्वनि हो जाता है, वर्ण हो जाता है। उसके बाद ना व्याकरण आ गया, फिर भाषा के निर्माण इस तरह होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम्हारा यहाँ पे है, बाकी ठीक है, अच्छा है, अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, और बेहतर हो सकता है। ये अच्छा है साधु वाला, ये व्याकरणिक परंपरा वाला है। इसमें तुम्हारा है नागपुर, हाँ, इसमें तुम नागपुर व्याकरण की विशिष्टता का भी उल्लेख करना चाहिए कि कौन कौन सा विशिष्टता बनाता है नागपुरी भाषा को, जैसे वर्ण वगैरह में, स्वर्णाम वगैरह में, है ना, इसे लिख दिए। अच्छा पोटेंशियल है, इसको सही डायरेक्शन में सही तरीके से यूज़ करेगी, अच्छा होगा। तुम्हारा दे दिए थे, दोनों दे दिए थे, प्रवीण और सीमा का खाली बचा हुआ है ना। ठीक, हरीश, हरीश दोनों क्वेश्चन तुम नहीं समझा था क्या? सेकंड पार्ट उसी से रिलेट करके लिखना है। नहीं, ये जो है ना तुम्हारा क्वेश्चन ठीक से समझा ही नहीं है, ये वाला व्याकरण वाला। तो उसके बाद ये बहुत अच्छा इंट्रो है तुम्हारा लिपि वाला में, लेकिन लिपि को और भी बेहतर किया, आगे जाके तुम रुक गया। वही ना, तुम से रुक जा रहा है। स्टार्ट तुम अच्छा कर रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, होता है। स्टार्ट अच्छा कर रहा है, फिर आगे जाके रुक जा रहा है, पता नहीं भूख लगा है, जल्दी जल्दी जाना है करके। अगर देखो एक बात बताते हैं, है ना, कल का जो टेस्ट हुआ था, सरप्राइजली जो टेस्ट सरप्राइज तरीके से हम लिए, उससे एक बात पता चल गया, ऑनेस्टली बता रहे हैं, इसमें कोई नहीं
जो भी कितने लोग अपने मन से लिखा थे, एक बूंद भी, एक अक्षर भी पीछे नहीं देखा था, ईमानदारी से बताओ। 10% कितना कोई देखा था? 10%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखा भी तो आंखें समझा ना, समझ के लिखा। एक चीज़ ऑनेस्टली बता दे रहे हैं, हर कोई एक आध को छोड़ के हर कोई में ज़बरदस्त पोटेंशियल है, ज़बरदस्त पोटेंशियल है। उसको अगर थोड़ा सा सही डायरेक्शन में सही तरीके से यूज़ कर लिया ना, बात बना दोगे। जीएस का हमको पता नहीं, कहीं जीएस अभी तो हम देखे ही नहीं तुम लोग का कि जीएस में क्या कंडीशन है, वही पुराना धरना में चल रहे हो कि कुछ नए तरीके से भी लिख रहे हो, उसके बारे में नहीं पता। जहाँ तक नागपुरी के बारे में पता, एक बात तो क्लियर हो गया, हर लोग में एग्ज़ाम क्रैक करने का पोटेंशियल है। बहुत अच्छा लिखी, जैसे सैल्या लिखी, रजनी का इंट्रोडक्शन वगैरह, तरीका बहुत अच्छा है, कुछ हट के लिखना चाहिए। इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेगी और अच्छा कर सकती है। ठीक है, रेनू का भी अच्छा था, इन लोग का क्या नाम है, उसके साथ में जो बैठी हुई थी, उसका भी एक क्वेश्चन देखे थोड़ा ठीक ठाक लिखने की कोशिश की। बाकी सबका मोटा मोटी है। अगर यूनिकनेस हम देखें तो 2 लोग में कॉपी में देखे थे यूनिकनेस, थोड़ा सी यूनिकनेस रेनू लाने की कोशिश की, इसका में था, रजनी में था। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई तो यार 100% तो हो नहीं सकता है, एक जैसा कोई लिख नहीं सकता। बट अगर तुम सोचोगे ना, हमको जहाँ तक रजनी का कॉपी मिला, इसका कॉपी मिला या फिर इसका कॉपी मिला, तो इसमें लगा कि कभी ना कभी सोची होगी ज़रूर। वो कॉपी में दिखा गया कि हम जो नोट्स दिए मैक्सिमम लोग तो उसी धर्रा में लिखा, लेकिन इन लोग थोड़ा सा चेंज की। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत ये लोग सोची होगी अपने पढ़ने के दौरान में, उसका रिफ्लेक्ट दिखा कॉपी में। और हर में बता रहे हैं, हर में पोटेंशियल है, हर लोग में। थोड़ा सा सही डायरेक्शन कर लो ना, जी मर के अगर कर लिया ना, तो बात बन जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। यही आके ना कंपटीशन रुक जाता है। तुम ही लोग के ग्रुप में देखोगे ना, सिलेक्शन उसी का होगा ना, होता होगा या जिसका हुआ होगा नज़दीकी में, उनसे पूछना सिलेक्शन कैसे, वो बोलेगा मेन से लिख के ना प्रैक्टिस कर करके हाथ दर्द दे देता था। वो लिखना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, 0.1% भी नहीं है। अगर नहीं लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं कमी है, इसे लिखो और तरीके से सोचते सोचते लिखोगे तो हो जाएगा, बात बनेगा बहुत बेहतर। सब में पोटेंशियल है, हम बता रहे हैं सबका। देखें, किसी का हम ऐसा नहीं लगा कि यार क्या लिखा है। अगर हरीश जैसे एक क्वेश्चन वो उसका देखे, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 0 है, उसमें भी अच्छा पोटेंशियल है। ठीक है, और खंड काव्य। आज क्या बात है, सब आज एकदम पॉपुलेशन पूरा कम है। कहाँ गया? और मार्कर है पीछे है। ठीक है, तो महाकाव्य में हम लोग देखे थे, जो काव्य साहित्य था, अभी मत लिखना, काव्य साहित्य था वो क्या क्या में था डिवाइडेड? 3 था, एक पद था, एक गद्य था और एक चंपू था ना। इसको नाटक कहते हैं हम लोग। पद में 2 तरह का था, एक था मुक्तक काव्य और एक था प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य को हम लोग देखे थे 2, एक गीत देखे थे, एक कविता देखे थे। ठीक है, अब प्रबंध काव्य में 2 हो जाएगा, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। गीत और कविता में एक पार्ट छूटा हुआ है, उसमें ना तुम लोग को हम अलग से निर्गुण कवि है ना, निर्गुण कवि का काव्य धारा ये बता देंगे। ठीक है,
निर्गुण कवि काव्य धारा, सगुण कवि काव्य धारा। इसी में क्वेश्चन हो सकता है स्पेसिफिक होकर पूछ देगा, राम परंपरा का, कृष्ण परंपरा का अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये एक हम बता देंगे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य को। ठीक है, महाकाव्य एक ही है, रामायणी सीतायनी, रामायणी सीतायन, सीतायन भी कहते हैं, सीतायनी भी कहते हैं। ठीक है, एक ही महाकाव्य नागपुरी साहित्य में है, रामायणी सीतायन, जिसके लेखक हैं मृत्युंजय नाथ शर्मा। ठीक है, खंड काव्य तो हैं, 3-4-5 वो खंड काव्य है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे मेवाड़ केसरी है, एक पूरब की ओर है ना, विप्लवी प्रधान है, ये सब खंड काव्य है। तो हम लोग इसको देखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। ये वाला बता देंगे, इसको ज़्यादा नहीं है, 1 दिन का है। हाँ, तो प्रवीण हो गया, ऋतु हो गया। थोड़ा देर पहले हम लोग प्रवचन दिए थे कि कल के टेस्ट में एक जो हमको प्रतीत हुआ कि सब में पोटेंशियल है, थोड़ा सा सही डायरेक्शन में जी मार के खट गया ना तो बात बना दोगे, इसी बंद कमरे में सिलेक्शन होगा। अच्छा है, लेकिन बेटा कल भाग गया था तुम, काम पड़ जाता है अभी। निष्कर्ष अच्छा लिखा है, गुड अटेम्प्ट, पोटेंशियल है, बट सही डायरेक्शन में मेहनत की ज़रूरत है। तुम्हारा फ़ोटो ही बना दिए हैं, सबके पेज में लास्ट में सबका फ़ोटो बनाया है। ठीक है, तो सब में है पोटेंशियल, मजाक नहीं कर रहे हैं, कोई हम मोटिवेशन का काम भी नहीं कर रहे हैं, जो सच है वही बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग काव्य साहित्य में 2-3 चीज़ था, पद, गद्य और चंपू। पद में हम लोग देखे मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य में कविता और गीत था, प्रबंध काव्य में महाकाव्य, खंड काव्य। आज इसी को पढ़ेंगे। महाकाव्य में सिर्फ सिंगल एक महाकाव्य है मृत्युंजय नाथ शर्मा का, रामायणी सीतायनी, रामायणी सीतायनी भी कहते हैं। ठीक है, जिसका 2 भाग आगे बताएंगे हम, 2 भाग में डिवाइडेड है, एक भाग प्रकाशित है, एक भाग अप्रकाशित है रामायणी सीतायनी का। खंड काव्य में बहुत सारा है, 6-7 गो है खंड काव्य, जिसमें मेवाड़ केसरी है, विप्लवी प्रधान है, एक पूरब की ओर है, ये सब का खंड काव्य है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी वाला चीज़ सेगमेंट है। कविता गीत में एगो बता देंगे, निर्गुण कवि सगुण कवि का काव्य धारा बता देंगे। इसमें कभी कभी क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि निर्गुण कवि काव्य धारा का चर्चा करो, या फिर डायरेक्ट पूछ देगा राम कृष्ण परंपरा या फिर राम परंपरा का नागपुरी लोकगीत में जो वर्णन है, कविता में वर्णन है, उसका चर्चा करो। तो स्पेसिफिक होके वो काम करना होगा वहाँ पर। तो ये हम इसको बता देंगे, एक चीज़ मिसिंग है इसमें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, महाकाव्य स्टार्ट करते हैं। महाकाव्य के बारे में कोई कह सकता है, देखो तुम अच्छा लिखी है, इसमें क्षेत्रीयता यहाँ पर डाल सकती है, क्षेत्रीयता का अभाव का जो पॉइंट डाल सकती है। ये जो तुम पॉइंट लिखी है ना, उसको जस्टिफाई खाली कर दो बस, बाकी ठीक है। यहाँ क्रिया विशेषण संबंधी का था वर्णन जो तुम छोड़ी है। और ये देखो, ये जो व्याकरणिक परंपरा को तुम डिफरेंट ढंग से लिखने की कोशिश की, बहुत अच्छा है, अच्छा इंट्रोडक्शन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस पॉइंट को तुमको एक्सप्लेन करना होगा यहाँ पर। ठीक है, सब में एक्सप्लेन का खाली तुमको ज़रूरत है, तुम खाली बस हेडिंग देके छोड़ दी है मोटा मोटी, बट बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा कोशिश की थी तुम। दूसरा भाषा का प्रभाव कर कम करेला। ठीक है, कैसे कम करता है भाई, तो उसका भाई बताओ कि अपना यूनिकनेस कैसे पकड़ा हुआ है। कविता का लिस्ट, व्याकरण का जो लिस्ट है ना, वो देना तुम छोड़ दी थी। अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा कोशिश की थी। ठीक है, बस लिखते रहो, बस मेरा बात खाली मान लो, लिखते रहो। ठीक है, देखो महाकाव्य क्या होता है और खंड काव्य क्या होता है, पहले समझो। ठीक है, कोई बता सकता है महाकाव्य क्या होता है? एनीवन? महाकाव्य, और इधर है खंड काव्य। अभी मत लिखना इसको, अभी खाली समझो। इसको तोड़ते हैं ना तो बन जाएगा महा प्लस काव्य। जो काव्य का एक विशेषण हम डोल दिए एक तरह से, महा,
मतलब किसी काव्य का बहुत ही व्यापक रूप, उसको कह दिए महाकाव्य। ठीक है, मोटा मोटी गलथेथरी भाषा में समझो। किसी भी काव्य का बृहत्तम रूप, जिसमें सारा घटना का वर्णन हो, व्यापक रूप, उसी को कह दिए महाकाव्य। ये बड़े पापा हैं, ठीक है। इसी का छोटा पापा खंड काव्य, खंड प्लस काव्य। इस महाकाव्य का, किसी भी काव्य का जो बृहत्तम रूप, जहाँ हर कहानी को समेटे हुए है, हर कहानी को समेटे हुए है, उसी का एक छोटा खंड, किसी एक भाग को ही कहते हैं खंड काव्य। कोई पर्टिकुलर घटना का ही वर्णन कर रहा है, उसको कहेंगे खंड काव्य। उसी में उसका प्रधानता होगा। किसी एक घटनाक्रम को, किसी एक पहलू को वो जो पकड़ के निकाल के जो काव्य बना देंगे, उसी को कहेंगे खंड काव्य। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है इसके आकार में। पहला चीज़, इसके आकार में डिफरेंस है। ये बृहत्तम रूप है, तो ये किसी एक काव्य का जो एक खंड है ना, एक पहलू है, उसको पकड़ के बनाया गया काव्य को कहते हैं खंड काव्य। दूसरा, कोई भी महाकाव्य सर्ग में विभाजित होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है महाकाव्य का। कोई भी महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। सर्गबद्ध कहने का मतलब, सर्ग कहने का मतलब संस्कृत साहित्य में सर्ग कहने का मतलब बोला जाता है अध्याय। मतलब ये विभिन्न अध्याय में विभाजित होता है महाकाव्य, ये रहेगा ही रहेगा। इसमें देख लो क्वेश्चन का, जैसे एक दो क्वेश्चन पहले बता दे रहे हैं, उससे और क्लियर होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागपुरी भाषा साहित्य में महाकाव्य कर चर्चा करूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाकाव्य का लक्षण बताते हुए लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, पहला क्वेश्चन लिखो तो इससे और क्लियर होगा समझाने में। नागपुरी भाषा साहित्य में महाकाव्य कर चर्चा करो। सिंपल क्वेश्चन जो सब कुछ समेटेगा। महाकाव्य का जितना पहलू है सब कुछ इस क्वेश्चन में समेटेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा सकता है, नागपुरी भाषा साहित्य कर महाकाव्य कर चर्चा करो। मैं महाकाव्य कर चर्चा करूँ। अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया महाकाव्य वगैरह में, कभी भी गिरा देगा। दूसरा क्वेश्चन, महाकाव्य कर लक्षण बताते हुए, महाकाव्य कर लक्षण बताते हुए नागपुरी कर कोनो एक महाकाव्य कर विस्तार पूर्वक चर्चा करो। क्या लिखे थे? महाकाव्य कर लक्षण बताते हुए नागपुरी कर कोनो एक महाकाव्य कर विस्तार पूर्वक चर्चा करूं। तीसरा क्वेश्चन, नागपुरी साहित्य कर कोनो एक महाकाव्य कर संक्षेप में चर्चा करके नागपुरी साहित्य कर कोनो एक महाकाव्य कर संक्षेप में चर्चा करके ई सिद्ध करूँ कि वो काव्य जो महाकाव्य वो काव्य एक महाकाव्य है के। मतलब कहने का मतलब ये है, हम लोग का यूपीएससी में संस्कृत में ये क्वेश्चन आता था कि महाकाव्य को एक बोला ना, जैसे रामायण महाभारत, तो तुमको ये सिद्ध करना है कि वो महाकाव्य कैसे है, उसको वाकई में महाकाव्य मानेंगे हम। और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, जो लक्षण है उसके साथ पुट करते जाना है उसको, उससे साबित हो जाएगा जो महाकाव्य का लक्षण होता है, विशेषता होता है, तो क्या वो रामायण महाभारत या फिर रामायणी सीतायनी क्या उस लक्षण को पूरा कर रही है। पॉइंट वाइज करके हमको प्रूफ करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हुआ।
ये 3-4 फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। फिर खंड काव्य से अगर तुलना करेगा तो बोल देगा महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर होता है बताओ। किसी एक महाकाव्य या खंड काव्य का चर्चा करो, तुम्हारा मर्जी। इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। तो देखो महाकाव्य का जो लक्षण होता है ना, उसमें सबसे पहला देखा जाता है सर्गबद्ध। ये सर्गों में विभक्त होती है, मतलब अध्याय में डिवाइडेड है। पूरा कहानी, रामायण का पूरा कहानी पर्टिकुलर सर्ग में डिवाइड होगा, अध्याय में डिवाइड होगा। पहला अध्याय ये, दूसरा अध्याय ये, तीसरा अध्याय ये करते हुए पूरा सर्ग में ही होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू। अगर महाकाव्य का क्वेश्चन आया और ये वर्ड अगर यूज़ नहीं किया, आपका आंसर अधूरा है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है महाकाव्य का लक्षण में। जब सर्गबद्ध का वर्ड यूज़ करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है मिनिमम, इसमें बोलता है मिनिमम 8 सर्ग होना चाहिए महाकाव्य, तब महाकाव्य बोलेंगे। और मैक्सिमम 30, कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए तब महाकाव्य बोलेंगे, और अधिक से अधिक 30। इसको महाकाव्य का कैटेगरी में डालेंगे। महाकाव्य का जो अध्याय सर्ग होता है वो छोटा छोटा होता है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा होगा। इसका जो होगा सर्ग, प्रत्येक सर्ग का, हर एक सर्ग का जो अध्याय होगा ना वो छोटा छोटा होगा, पहला चीज़। तीसरा इसका नायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, एकदम बता दे रहे हैं, इसको एकदम मिस नहीं होना चाहिए। नायक किसी, अभी रुक जाओ, लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे, अभी समझो खाली, अभी बस बता रहे हैं। किसी भी महाकाव्य का नायक ना सूरवीर होगा, या किसी धीरोदात्त बोलते हैं ना, धीर पुरुष, वो होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। ये कैरेक्टर होना चाहिए उस पर्टिकुलर नायक का, उस महाकाव्य का नायक। कोई भी महाकाव्य उठा कर देखना, रामायण उठाओ, महाभारत उठाओ, कोई भी उठाओ, तुमको यही मिलेगा। ठीक है। तीसरा इसका जो कथानक जो होता है, चौथा कथानक। कथानक कोई ऐतिहासिक या पौराणिक कथा होगा, महाकाव्य का कोई ऐतिहासिक या पौराणिक कथा होगा। ठीक है, कथानक क्या होगा, कोई ऐतिहासिक या पौराणिक। तीसरा रस, हर महाकाव्य रस प्रधान होगा, चाहे श्रृंगार रस, चाहे वीर रस, चाहे शांत रस, भक्ति रस, किसी रूप में भी होगा। ठीक है। चौथा इसका पहला पॉइंट, किसी भी महाकाव्य का प्रारंभ, जो प्रारंभ होता है वो मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण मतलब कोई भगवान उसका स्तुति करते हैं ना, उसी से स्टार्ट होगा, या फिर वस्तु निर्देशित होता है। वस्तु निर्देश मैक्सिमम तुमको मंगलाचरण से ही मिलेगा। किसी भी कोई भी महाकाव्य उठाओ, यही रामायणी सीतायनी में या विप्लवी प्रधान किसी में सरस्वती वंदना से शुरू हुआ रहा। किसी भी महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से ही होगा। हर महाकाव्य के अंत में उसका भाव निहित होगा, उस सर्ग का ये निहित होगा। तो ये इस तरह का लक्षण है महाकाव्य का। और कोई भी महाकाव्य को उठाएंगे इसी लक्षण में पुट करते जाएंगे। जैसे रामायणी सीतायनी क्या सर्ग में विभाजित है? क्या 8 से 30 के बीच में है? 24 है प्रत्येक सर्ग का। हाँ, उसके बाद नायक, उसका नायक कौन है? रामायणी सीतायनी में देखो, उसका नायक है धीर पुरुष व्यक्ति है, या फिर किसी भी राजा सम्राजा का जो होता है ना प्रमुख, उसके नाम पे होगा। कथानक ऐतिहासिक पौराणिक है, रामायणी सीतायनी का उधर से रामायण से उठा है। ठीक है। रस है, बहुत सारा रस है इसमें, श्रृंगार रस भी है, वियोग रस भी है, राम और सीता का हर तरह का रस मिलेगा। प्रारंभ मंगलाचरण से है, भाव हर श्रेणी में निकलता है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा। उसके बाद अगला, अगर महाकाव्य का जैसे बोल देता है किसी भी एक महाकाव्य का वर्णन करो, तो वर्णन करने में देखो, अगर मान लो डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन है किसी भी एक महाकाव्य का वर्णन करो, अब 20 नंबर का है, तब तो तुमको सब बहुत कुछ लिखना होगा। अगर ये पार्ट में है
तब उसमें तुम शॉर्ट डाल सकती है कि महाकाव्य डाल सकते हो कि महाकाव्य जो रामायणी सीतायनी है मृत्युंजय नाथ शर्मा का जो लिखा गया है वो कहाँ से प्रेरणा लेके लिखा गया, कुछ भूमिका बांध के। अब पर्टिकुलरली जैसे मान लो 24 सर्ग है ना, तो 24 सर्ग का तुम ये भी कर सकते हो, जैसे हम लोग को संस्कृत में सिखाया गया था यूपीएससी में कि हम लोग प्रत्येक सर्ग का क्या करते थे। जैसे मान बोले प्रथम सर्ग, तो प्रथम सर्ग में एक लाइन लिख देते थे इसमें किस चीज़ का वर्णन है, द्वितीय सर्ग इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तृतीय सर्ग, ये कर सकते हैं। या फिर कर सकते हैं इसी को जो सर्ग में ना लिख के, अगर तुमको लग रहा है 24 सर्ग बहुत लंबा हो गया इतना कैसे लिखे, तो इसी को समराइज खाली हम लोग कर देते थे। ठीक है, बस यही इसमें लिखा हुआ है श्रेणी में, हम लोग इस तरह से करेंगे इसको महाकाव्य को। रहा खंड काव्य, खंड काव्य भी सेम है, आकार में सिर्फ महाकाव्य से छोटा है, लघु है, सर्ग में विभाजित हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। खंड काव्य में सर्ग से विभाजित हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सर्ग कभी मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा, बेसिकली इसमें भाग मिलता है। जैसे बोले ना प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग तृतीय सर्ग, इसमें पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग करके मिलेगा। इसमें भी इसमें क्या है, महाकाव्य में सारी स्टोरी का व्यापक रूप उल्लेखित होता है, इसमें किसी एक खंड को उल्लेख करते हैं विस्तार पूर्वक, एक ही खंड को, एक ही पहलू को। बाकी मैक्सिमम यहाँ पर भी नायक वही होना चाहिए, कथानक कोई ऐतिहासिक पौराणिक होना चाहिए, उसी का खंड को निकाल रहे हैं, बाकी सारा का सारा कैरेक्टर एक जैसा है। बस इसमें 2-3 पहलू डिफरेंस है, एक आकार के रूप में, और यहाँ सर्ग होता नहीं होता है, और आकार में महाकाव्य व्यापक रूप को धेरता है हर चीज़ को। आशीष का कहानी जीवनी लिखेंगे तो हम सारा कुछ लिखेंगे, कौन कौन कांड किया था वो भी लिखेंगे, लेकिन खंड काव्य लिखने का है तो आशीष का खाली कांड को हम पकड़ेंगे, समझ रहा है ना, तो एक पहलू को पकड़ेंगे। हरीश से अच्छा बॉन्डिंग हो तो उसका पॉजिटिव पहलू खाली पकड़ेगा, तो एक वो खंड काव्य हुआ, समझ रहे हो ना। बस ये चीज़ है, यही डिफरेंस है। खंड काव्य में भी उसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ एक्सप्लेन किए उसी तरह यहाँ भी एक्सप्लेन हम लोग को करना होगा खंड काव्य में। यही पूरा थीम है खंड काव्य महाकाव्य का। सबसे इजी सेगमेंट हम इसको मानते हैं, ज़्यादा मगजमारी इसमें है ही नहीं, बस खाली फैक्ट को तुमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बढ़ें आगे, चलो लेखन कार्य करो अब। चलो लिखो। इसमें जैसे खंड काव्य महाकाव्य में लंबा लंबा होगा ना, तो इसका हम PDF दे देंगे। अगर ज़्यादा लिखने का मन नहीं करेगा तो अपना डिटेल में पढ़ना, ठीक है। मेरे पास है, उसको स्कैन करके हम PDF दे देंगे, ठीक है ना। अच्छा, समझ में आया? हाँ, महाकाव्य किसको कहते हैं बताओ? पूरा जिक्र करते, सारा जिक्र करेंगे, सब पार्ट का जिक्र मेंशन करेंगे इसमें। क्या, कौन सा जिक्र करेंगे? साइज का होगा, फिर साइज का होगा, आकार कैसे उसको, फिर और बताइए उसके बाद लाइट कटा हुआ है क्या? चलो लिखो महाकाव्य। इसका जो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे सकते हो तो वहाँ से दे सकते हो, पद साहित्य वाला, जो पद साहित्य वाला जो बताया था मैं चार्ट, वहाँ से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि किसी भी काव्य साहित्य का 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पद गद्य चंपू। फिर पद साहित्य के अंतर्गत ये आता है, उसी में हम लोग जो प्रबंध काव्य कहेंगे उसी के अंतर्गत महाकाव्य खंड काव्य आता है। यहाँ से अपना इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर महाकाव्य का हिस्ट्री बेसिकली कहाँ, संस्कृत से निकल के आया है, तो संस्कृत में भी 2 महाकाव्य बोलता है, एक होता है प्राच्य, एक होता है, देखो ये पाश्चात्य के बोलते हैं, है ना, 2 पार्ट में, एक बोलते हैं प्राच्य, एक होता है पाश्चात्य। ठीक है, ये प्राच्य है, ये प्राचीन है। इसी में जो दंडी वगैरह का नाम सुना होगा, दंडी, विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, भाष्य, तो इन लोग महाकाव्य का जनक है। तो इन लोग अपना कुछ महाकाव्य के बारे में कुछ श्लोक दिया जिसमें सारा कुछ यही निहित होता है, जो लक्षण है ना वही निहित है। पाश्चात्य में यूरोपीय काव्य शास्त्री आता तो हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इन दोनों का ही एक समरूप
निकालते हुए हम लोग लक्षण बता देंगे। समझ में आया? तो यहाँ से भी हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। महाकाव्य का जो प्राच्य धारा जो काव्य धारा है वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो लिखो। महाकाव्य कर जे लक्षण महाकाव्य कर जे लक्षण निरूपित करल जाहे उके दुई भाग में विभाजित करल जा सकेला। महाकाव्य के जे लक्षण निरूपित करल जाहे उके दुई भाग में विभाजित करल जा सकेला। पहला प्राच्य, प्रा आधा च य प्राच्य। दूसरा पाश्चात्य, पाश्चात्य। प्राच्य दूसरा पाश्चात्य। देखो पाश्चात्य, पाश्चात्य। ठीक है, लिखो। प्राचीन भारतीय का भारतीय काव्य शास्त्री मन महाकाव्य कर लक्षण से संबंधित अनेक काव्य ग्रंथ प्रस्तुत कइर हैं। अनेक काव्य ग्रंथ प्रस्तुत कइर हैं। प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्री मन महाकाव्य कर लक्षण से संबंधित अनेक काव्य ग्रंथ के प्रस्तुत कइर हैं। ऐतिहासिक कालक्रम में देखल जाए तो प्रमुख काव्य शास्त्री का नाम है के काव्य शास्त्री का नाम है के डैश आचार्य भामह बहुत प्रमुख नाम है सबसे। दूसरा आचार्य दंडी से लेकर आचार्य विश्वनाथ आदि ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। भामह के पश्चात या पाछे थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताना जरूरी है। भामह कर पाछे दंडी आचार्य दंडी महाकाव्य कर स्वरूप और एकल लक्षण मनकर विस्तृत वर्णन कइर हैं।
यह क्रम में आचार्य विश्वनाथ कर महाकाव्य संबंधी परिभाषा। यह क्रम में आचार्य विश्वनाथ कर महाकाव्य संबंधी परिभाषा। कर परिधि में आचार्य विश्वनाथ कर महाकाव्य संबंधी परिभाषा कर परिधि में सौभे आचार्य मनक मत कर समाहार होई जाहे। आचार्य विश्वनाथ कर महाकाव्य संबंधी परिभाषा कर परिधि में सौभे आचार्य मनक मत समाहार हो जाए। मतलब क्या है, सभी आचार्यों का मत ना समाहार एक ही जगह केंद्रित हो गया, एक जैसा हो गया है। इसलिए से ले आचार्य विश्वनाथ कर महाकाव्य कर परिभाषा देखे जरूरी हो जाएला। जे इस प्रकार है। 2 लाइन संस्कृत का रट लेना। ऐसे तो बहुत लंबा लाइन है, लेकिन 2 ही लाइन कर लेना। संस्कृत रट लोगे ना, संधि विच्छेद जानते हो ना, संधि कर लोगे तो और इजी हो जाएगा। इसमें चाहते तो भाष्य का भी हम लोग डाल सकते थे परिभाषा, लेकिन काहे का उतना करना, कोनो संस्कृत का तुमको साहित्यिक थोड़े बनना है। लिखो, देखो इसी से निकल के आएगा सर्ग बंधो। सर्ग बंध जो बोले थे वही सर्ग बंधो। महाकाव्यम, महाकाव्यम मतलब महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, वो कहने का मतलब है। तत्रे को नायक, उसके बाद नायक सुर, नायक सूर होता है। बस खाली इसी तरह इसका मीनिंग से समझोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है। तदवंश, सदवंश, उस नायक का वंश क्षत्रिय होता है। क्षत्रियो आपी, क्षत्रि भी, इसको क्या, क्षत्रिय आपी, क्षत्रि भी। ठीक है। धीरोदात, धीरोदात होता है। धीरोदात गुणांती, ये गुण से परिपूर्ण होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, महाकाव्यम क्या है, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र एको नायकः सुरः सदवंश क्षत्रियो अपि धीरोदात गुणात् इंतम। क्या है, बोलता है महाकाव्य है, सर्गबद्ध होता है, उसके बाद उसका नायक सूर होता है, उसका वंश क्षत्रिय होता है, धीरोदात प्रकृति का होता है, गुणों का होता है, उसको कहते हैं महाकाव्य। लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये सब लिख दोगे महाकाव्य का क्वेश्चन में 2 लाइन, बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे ये कल लिखी रेणु व्याकरण का पहला वर्ड ही उसकी बहुत अच्छा है, तो वो अलग हट के ही लोगों से अलग हट कर इसको श्रेणी में खड़ा कर देगा। ठीक है। एक वंश लिखो और 1-2 लाइन लिख लो और याद करोगे तो अच्छा है। एक वंश समझ में आ रहा है, ये तोड़ोगे ना तो सब रटना ही नहीं पड़ेगा। यूपीएससी में सबसे इजी ऑप्शनल है संस्कृत।
लोग लगता है कि इसमें खाली संस्कृत में लिखना, पता चला कि 2 क्वेश्चन सिर्फ संस्कृत में लिखना, बाकी अपने लैंग्वेज में। बहुत अच्छा स्कोप है इस। आगे डॉट डॉट कर देंगे। दूसयते, आगे डॉट 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 कर दिए, यही 4 लाइन काफ़ी है। लिख लो। रट लेना इसको 2 लाइन। खुशबू रट लेना एकदम। क्या छूटा हुआ कुछ क्या? नहीं दिख रहा। एक वंश भवा भूप, एक वंश भवा भूप, कुलजा कुल, बहु वो अपि वा। संस्कृत में जब भी खंडित होगा ना, जहाँ जहाँ ये ओ मिलता है, ये वाला ओ, इसका मतलब यहाँ विसर्ग छुपा हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसी में वहाँ इसका मीनिंग लिखा हुआ है। सर्गबद्धो महाकाव्य, महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। तत्र एक नायकः सुरः, तदवंश, उसका वंश, क्षत्रियोपि, क्षत्रिय भी, धीरोदात भी, गुण वाला होता है। एक वंश भवा भूप, कुलजा, बहुओपि वा, सिंगार रस, सिंगार वीर शांता, नावेकोपि रस दुष्यते। मतलब कहने सिंगार रस, वीर रस, शांत रस से उद्दित होगा रस उस महाकाव्य का। उसी तरह आगे भी दिया हुआ है, लेकिन आगे नहीं देंगे नहीं तो तुम लोग पगला जाओगे। बोले क्या लिखा रहे हैं? क्या बहु? कहाँ बहु है? तीसरा लाइन में। हाँ, बहु ड नहीं, वह वहाँ वो यस ड नहीं कहलाता है। यस ये क्या बोल, एस होता है ना, एस के रूप में लिखते हैं संस्कृत में। इतना ज़्यादा मत जानो अभी, है ना। इसको जो करते हैं हम लोग ना, ये एस लिखते हैं और पी, इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच में विसर्ग है। अपी, अपी संस्कृत में भी को अपी बोलते हैं, वो भी है। एक वंश भवा भूप, एक वंश का, उसी का कुल का, बहुश्रेणी का भी होता है। वा या, सिंगार, वीर, शांत नाम का रस का से युक्त होता है, यही समझ लो। ठीक है, वो चीज़ है। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। हाँ क्या सेकेंड लाइन में क्या? सद, सद, सदवंश, सद्भाव वाला सद। चलो नेक्स्ट लाइन लिखो। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऊपर उपरोक्त वर्णित, उपरोक्त वर्णित श्लोक कर अनुसार, उपरोक्त वर्णित श्लोक कर अनुसार आचार्य विश्वनाथ महाकाव्य कर लक्षण या स्वरूप, महाकाव्य कर लक्षण या स्वरूप के इस प्रकार के ई प्रकार ई लखे बतला हैं डैश। पहला, महाकाव्य सर्गबद्ध होवेला। मुदा, उसी में लिखो मुदा। महाकाव्य सर्गबद्ध होवेला, मुदा नीचे उसी के अ लिखो, पॉइंट नंबर अ।
या ए उसी के नीचे। सर्गबद्ध तो होता है लेकिन क्या होता है, ना ज़्यादा छोटा होगा ना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, वही लिखता है। ए लिखो, सर्ग ना तो छोट होए के चाहिए और ना अधिक बड़। सर्ग ना तो छोट होए के चाहिए ना अधिक बड़। ख उसी का दूसरा पॉइंट, सर्ग 8 से बगरा होए के चाहिए। और 30 से बगरा नहीं होए के चाहिए। इसी में एक लिख देना एक लाइन का, अष्ट सर्गा नन तुन्यून। सर्ग अष्ट 8, सर्ग अन्य अन्यत न्यून मतलब कम, ठीक है। त्रि नहीं भी लिखोगे चलेगा लेकिन लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। त्रि सत्य सर्गा च ना धी कम। लिखो, अष्ट सर्गा, अष्ट सर्गा अन तु न्यूनम त्रिसत्य सर्गाश्च ना अधिकम, ठीक है। अष्ट सर्गा, सर्गा लिख के आधा न, फिर पूरा न, फिर तू, फिर आधा न, फिर यू, फिर न में ऊपर बिंदु। बहुत अच्छा, ये सब लाइन लिखोगे ना अच्छा इम्प्रेसिव पड़ता है एग्जामिनर के माइंड में, इसलिए रट लो ना, क्या दिक्कत है, एक लाइन का 2 बार 3 बार करोगे तो हो जाएगा। फिर त्रिसत्य, त्रिसत्य, त्रिसत्य सर्गाश्च, त्रि स आधा त, फिर सर्गा आधा च, फिर च, ठीक है। ना अधिकम, ना में आकार, धी कम, इसका मतलब वही हुआ जो ऊपर लिखा है, 8 से ज़्यादा होना चाहिए और 30 से कम होना चाहिए। इसको बताया कौन, किन्ही। किन्ही, ये जो लिखा हुआ मत ना, ये किन्ही के द्वारा, आचार्य किन्ही, आचार्य किन्ही, आचार्य किन्ही के अनुसार ये दिया हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी में ग, आधा ना लिखो यहाँ, आधा ना, अच्छा ना दो ना को उस तरह लिख दिया, त्रिसत्य सर्गाश्च ना अधिकम, ठीक है, ठीक है आचार्य। नेक्स्ट इसी में सर कर अंत में भावी कथा का सूचना रहेला। सर कर अंत में भावी कथा कर सूचना होवेला। सर के अंत में भावी कथा कर सूचना होवेला। सर कर अंत में भावी कथा कर सूचना होवेला। नेक्स्ट घ, सर कर अंत में छंद कर परिवर्तन आवश्यक है, आवश्यक आहे। सर कर अंत में छंद कर परिवर्तन आवश्यक आहे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। अब महाकाव्य का सर्क हो गया, अब दूसरा पॉइंट लिखो। काव्य कर एक नायक होवेला जेकर में निम्नलिखित गुण होए के चाहिए। काव्य कर एक नायक होवेला जेकर में निम्नलिखित गुण होए के चाहिए। पॉइंट नंबर 1 अ लिखो।
पॉइंट नंबर आना इसी के अंतर्गत अ, सूरवीर, ख, उच्च कुल में उत्पन्न, इसे कहते हैं उच्च कुलोत्पन्न, संधि विच्छेद कर दो, उच्च कुल में उत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न होना चाहिए वो नायक, इसी को लिख देंगे उच्च कुलोत्पन्न, संधि विच्छेद, या उच्च कुल में उत्पन्न, जो लिखना लिखो। तीसरा, क्षत्रिय होना चाहिए, मार धार करे वाला, ले बट्टा, निकाला चाकू, निकाला तलवार, ले वो वाला टाइप का, ठीक है ना। हाँ, उच्च कुल में उत्पन्न होना चाहिए। तीसरा हो गया क्षत्रिय होना चाहिए। चौथा, धीरोदात आदि गुण से संपन्न होना चाहिए। चौथा, धीरोदात, धीर उदात, धीरोदात, हाँ, दात आदि गुण से संपन्न होए चाहिए, संपन्न होए चाहिए। चौथा, प्रजा उन्मुखी शासक होए चाहिए, आदि, ज़्यादा मत लिखो। प्रजा उन्मुखी शासक होए चाहिए, अगर कोई शासक का बात होगा तो प्रजा उन्मुखी होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, अगला पॉइंट में जाओ। जैसे नायक हो गया ना, इसको हेडिंग देके भी तुम लोग कर सकता है अगर तुम लोग चाहो। जैसे पहला जो वो वर्ड किया सर्ग के साथ, तो पहला हेडिंग दे दिया हम लोग सर्ग, ठीक है। दूसरा हेडिंग दे दिया नायक, तीसरा हेडिंग दे देंगे रस। तो रस के साथ में क्या होगा, वो महाकाव्य लिखो। महाकाव्य कर कथा में रस कर प्रमुखता होवे चाहिए, रस कर प्रमुखता होवे चाहिए। आम का रस मत लिख देना रे, कहाँ उस दिन कौन लिखी थी? हाँ, आम का रस मत लिख देना। महाकाव्य कर कथा में रस कर प्रमुखता होवे चाहिए, जेकर में श्रृंगार, कौमावीर और शांत, जेकर में श्रृंगार, कौमावीर और शांत में से कोनो एक अंगी होए चाहिए, एक अंगी होए चाहिए, और अन्य रस अंग रूप में होए चाहिए। अब इसको समझो, कहने का मतलब इसमें से बोला जो श्रृंगार, विष और शांत में से कोनो एक अंगी रस होए चाहिए, और अन्य अंग रस। मतलब क्या हुआ कहने का, देखो अभी रस वस तुम लोग नहीं पढ़ा इसलिए बता दे रहे हैं क्या होता है, इससे क्लियर हो जाएगा तुम लोग का। ये लिख लिया था ना? हाँ, देखो जब रस पढ़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि अगर हम लोग कोई लव स्टोरी का वर्णन कर रहे हैं, सपोज दैट, मान लो लव स्टोरी का वर्णन कर रहे हैं, थोड़ी ना हमेशा खाली सिंगारे रस में होगा, मारधार भी तो होता है भाई। हस्बैंड वाइफ के बीच में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच मारधार नहीं हर 2 दिन में होता है ना आशीष? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लो एक लव स्टोरी वाला मूवी है, मतलब यहाँ हम 2 वर्ड यूज़ किए, इसको ध्यान सुनो, मजाक नहीं कर रहे हैं, अंगी और एक बोले अंग। मतलब अंगी कहने का मतलब पर्टिकुलर स्टोरी किस पे आधारित है? श्रृंगार पे। लव स्टोरी किस पे हुआ? श्रृंगार पे। इसको बोले अंगी हो गया जो प्रमुख रूप से है, हावी है, उसको कहें श्रृंगार, यही हो गया अंगी। और अंग मतलब क्या है? कभी कभी मान लो मारधार हो रहा है, विलन के साथ हीरो मार कर रहा है, वीर रस है ना। कभी दुखी हो के भगवान के शरण में गया तो शांत रस, भक्ति रस। तो मतलब बाकी रस का भी समावेश है उस स्टोरी में। इस महाकाव्य में अगर मान लो वीर प्रमुख रूप से है, अगर वीर प्रमुख रूप से है, जहाँ पर मारधार या वीरता दिखाया जा रहा है,
अगर वो प्रमुख रूप से है ना तो वो अंगी रस हुआ, लेकिन राम सीता के बीच में प्रेम भी तो है, फिर वियोग भी तो है, बिछड़ाव भी तो हो रहा है, तो बाकी रस उसका अंग रस हुआ। इसलिए बोल रहा है कि रस में, महाकाव्य में रस प्रमुख होता है, लेकिन उसमें से वीर रस, शांत रस या फिर एक कौन सा वीर श्रृंगार रस में से कोई एक अंगी रस होगा और बाकी उसका अंग रस होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, अंगी और अंग? अब तो ये रटने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। चलो अगला लिखो, लिखो कथा वस्तु। अगला पॉइंट में कथा वस्तु, रस हो गया, उसी तरह कथा वस्तु लिखो। महाकाव्य कर कथा वस्तु ऐतिहासिक कौमा पौराणिक कौमा लोक प्रसिद्ध और सज्जन आश्रित होए के चाहिए। सज्जन आश्रित मतलब अच्छा स्टोरी बोल रहा है, कहने का मतलब, ठीक है। अगला पॉइंट, धर्म कौमा अर्थ, धर्म कौमा अर्थ कौमा काम कौमा मोक्ष में से कोनो एक कर प्रतिष्ठा आवश्यक आहे। कोनो एक कर प्रतिष्ठा आवश्यक आहे। धर्म अर्थ काम मोक्ष। रामायण को किस रूप में देखेंगे हम लोग? अगर रामायण बोला जाए, धर्म के रूप में देखेंगे, अर्थ के रूप में देखेंगे, काम के रूप में देखेंगे, मोक्ष के रूप में, किस कैटेगरी में रखेंगे? को बता सकता है? एनीवन? क्या क्या नाम है यार? रूबी, अरे क्या रेनू, सॉरी रेनू, सभी में देखेंगे। अच्छा चलो, एक तरह से बोले एक प्रमुख बताना हो तो धर्म के रूप में देखेंगे ना। बेसिकली धर्म के रूप में किस रूप में देखेंगे? धर्म में क्या होगा? एक तरह से बोलो प्रजा के प्रति जो धर्म था, पत्नी का पति के प्रति जो धर्म था, पति का पत्नी के प्रति जो धर्म था, हर रूप में देखेंगे उसको। इसलिए वो धर्म का, इसलिए बोला धर्म काम मोक्ष अर्थ आदि में से किसी एक का प्रतिष्ठा आवश्यक होना चाहिए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कथा वस्तु लिख लिए ना, नेक्स्ट लिखो महाकाव्य कर आरंभ। मंगलाचरण, महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण या वस्तु निर्देशात्मक होवे के चाहिए। महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण या वस्तु निर्देशात्मक होवे के चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, महाकाव्य में प्रकृति वर्णन कर समावेशन होवे के चाहिए। महाकाव्य में प्रकृति वर्णन कर समावेशन होवे के चाहिए। अभी तो ढंग से नागपुरी में क्वेश्चन